A very good evening to all of you and a warm welcome for today's session. So as you know, in the Khayal community and in the Khayal Club, we have daily programs जो सुबह से शाम तक हम 4 प्रोग्राम होते हैं और उसमें हम अलग-अलग चीजें करते हैं. Sometimes we just do some yoga and exercise, some entertaining activities like drawing and painting, something related to the art, and also some games and quizzes so that you go ahead and improve your cognitive skills and you maintain them. But we also have some very important sessions, which I call them important because they let us know about things that we should be knowing at this point of time, and which is very difficult to get ideas about, and which is very difficult to actually go ahead and perform it when you have to. So we had call on experts and doctors. और आज मेरे साथ we have two special experts who have come from Yellow, and they specialize in helping elders and seniors, or rather anyone at all, to make a very robust and a very easy will, which is going to go ahead and save them a lot of money and also going to save them a lot of trouble. तो आप सबको पता है कि ये विल बनाने की जो क्रिया होती है वो बहुत कभी-कभी डिफिकल्ट हो जाती है अगर आपने ठीक से प्लानिंग नहीं की है. और आप प्लानिंग कब करेंगे? जब आपको उसके बारे में जानकारी होगी. So to go ahead and tell us a little bit more about how to make your will, and even more important than that, why we should make our wills. We also have Aditi Joshi. She is the head of legal affairs at Yellow. और हमारे साथ we also have Preet Chawla. He is also a legal advisor for Yellow. And ये दोनों experts जो आए हैं हमारे साथ आज हमें will के बारे में बताने वाले हैं, कैसा एक बहुत ही strong will बनाना चाहिए हमें, और जो हमें बहुत सारे पैसे और हमें सरदर्द से भी आगे जाके बचाएगा. So a very good evening to all of you, Aditi and Preet, and namaste and a warm welcome to the Khayal community. Thank you so much, Vikas and Team Khayal for हमें ये opportunity देने के लिए. And we are going to try our level best कि इस session के end तक आपको will क्यों बनाना चाहिए, will कैसे बनाना चाहिए, will यदि नहीं बनाएंगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं. तो we will take you through all of that. तो प्रेजेंटेशन का फर्स्ट हिस्सा मेरे कलीग प्रीत शुरू करेंगे, उसके बाद I'll take it on. Good evening, everyone. My name is Preet Kamal Chawla, and I work as a legal advisor with Yellow. आज हम एक बहुत ही नेग्लेक्टेड विषय के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे. आज हम आपसे आपकी संपत्ति, आपके एसेट्स और आपकी जीवन भर की कमाई उसके बारे में बात करेंगे. डरिए मत, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं है. वी आर हियर टू हेल्प यू आउट विद योर एसेट्स. सो हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य येलो में ये है कि किसी भी परिवार को, एनी फैमिली शुड नॉट सफर फाइनेंशियल लॉसेस आफ्टर दे हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, कि उनको आर्थिक परेशानी ना झेलनी पड़े अपनों को खोने के बाद. इस समस्या को देखते हुए हमने येलो का इजाद किया. येलो का आविष्कार ही ये समस्या को देखते हुए हुआ था, और हमने आपके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाई है जिससे आप घर बैठे बैठे अपनी बिल बना सकते हैं. तो इस वेबिनार में हम सब जानेंगे कि सक्सेशन और स्टेट प्लानिंग होता क्या है और हम अपनों का भविष्य कैसे सुरक्षित कर सकते हैं. तो जो वेबिनार का जो फ्लो होगा वो इस प्रकार होगा कि स्टार्टिंग में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि बेसिक्स ऑफ स्टेट प्लान क्या होता है, स्टेट प्लान एक्चुअली में होता क्या है, and why is it important for you. Number 2 is myths and facts. we'll be busting some myths, कुछ गलत फहमियां जो वसीयत और स्टेट प्लान को लेके सोसाइटी में हैं, जो धारणाएं चल रही हैं, हम उसको अब दूर करेंगे. Third is we'll be talking about different state planning tools. will एक प्रकार का टूल है जिससे हम अपने एसेट्स को बचा सकते हैं, और भी अन्य ऐसे टूल्स हैं और भी ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. हम उनके बारे भी चर्चा करेंगे.
फोर्थ इज इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग अ विल, कि विल आप एक्चुअली में उस क्यों चाहिए, क्यों, द वेरी वेरी क्वेश्चन इज कि आपको विल क्यों बनानी चाहिए. सो once we tell you the importance, it is you are the better judge कि आपको बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए. फिफ्थ स्टेट प्लानिंग टिप्स हम आपसे डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी विल कैसे बनाएं आप. एंड सिक्स्थ इज अबाउट अस, अबाउट ये लोग, हम कहाँ से आते हैं, हमारी विचारधारा क्या है, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव इज व्हाट वी विल डिस्कस. सो अगर हम देखें, हमने फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट्स के बारे तो बहुत पढ़ा है, कहाँ इन्वेस्ट या निवेश करना चाहिए, कहाँ रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, और बहुत कुछ. हम इंडियंस वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं. स्कूटर पे चलता हुआ एक व्यक्ति भी अपने जेब में करोड़ों रुपए लेके चलता है, ये हमें पता है. तो फाइनेंशियल प्लानिंग के एक्चुअली 3 भाग होते हैं. फर्स्ट भाग जो है, जो फर्स्ट फेज होता है, दैट इज वेल्थ क्रिएशन. दैट इज व्हेन वी अर्न, हम सैलरी कमाते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम पैसा कमाना शुरू करते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल wealth creation. Next comes the wealth management part. जो हमने अपनी कमाई की है, हम जो पैसा कमाते हैं, उसे हम कैसे निवेश करते हैं, उसको कहाँ लगाते हैं. हम FDs खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज लेते हैं, गोल्ड और अन्य एसेट्स खरीदते हैं. This part is known as wealth management. And we Indians are actually very good in wealth creation and wealth management part. To give you a statistics, India में जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स है, दैट इज 30.2%. इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय अगर 100 रुपया कमाते हैं तो 30 रुपया सेव कर लेते हैं, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. सो हम पैसा सेविंग्स में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. हाउएवर इन दिस प्रोसेस हम एक चीज भूल जाते हैं कि हम सब वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ मैनेजमेंट में तो जैसे मैंने कहा हम सब माहिर हैं, बट वेल्थ प्रोटेक्शन की जब बात आती है तो वहां हम थोड़ा मात खा जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि थोड़ा और कमा लेते हैं, थोड़ा और पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, थोड़ा और पैसा जमा कर लेते हैं, फिर इसके बारे सोचेंगे. बट टाइम आता है कि नहीं सोचने का, दैट इज वेयर वी कम इन. नेक्स्ट लगाती. सो इंडिया में अगर मैं आपको एक फिगर बताऊं, कि अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं, तो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपया बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज में पड़ा हुआ है. ये किसका पैसा है किसी को नहीं पता, राइट? अगर इसका भी फर्दर ब्रेकडाउन करें तो 23,000 करोड़, 23,000 करोड़ रुपया प्रोविडेंट फंड में पड़ा है. और ये पैसा जो नौकरी करने वाले हैं, जो उनकी मेहनत की कमाई है, पर ये आज व्यर्थ पड़ा है. क्यों? क्योंकि इसको क्लेम करने वाला कोई नहीं है. और क्लेम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये उनका पैसा, उनकी संपत्ति यहां पड़ी है. प्रॉपर्टी एंड फैमिली डिस्प्यूट्स अकाउंट फॉर 76% ऑफ द लिटिगेशन इन इंडिया. आज भारत में if I give you an estimate, around 2.5 crore cases pending पड़े हैं. उसमें से 76% litigation is in family and property disputes. तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे केस कोर्ट में पड़े हुए हैं और वो प्रॉपर्टी स्टक है, वो किसी के हिस्से में नहीं जा रही अभी तक, राइट? और ऑन एन एवरेज इट टेक्स 3 years टू कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज पोस्ट डेथ. किसी व्यक्ति के गुजर जाने के बाद उनके एसेट्स, उनके लीगल एयर्स को, उनके वारिसों को मिल जाए, इसमें तकरीबन 3 साल से भी ज्यादा लगते हैं. 3 साल इज अ वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट दैट आई हैव गिवन यू, बट इससे ज्यादा लगते हैं. हम लोग ने कई लैंडमार्क केसेस देखे हैं जहां पे 30+ years भी लगे हैं. सो these are the figures regarding succession planning which we have gathered, and this will actually give you a hint from where we are coming and why we are stressing on creating a state plan for yourself. स्टेट प्लान बनाने की फायदे क्या हैं, इस पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे. बट मैं आपको बताता हूं कि अगर स्टेट प्लान या विल या वसीयत अगर आपके पास नहीं है तो क्या होता है. नंबर 1, इट ट्रिगर्स सक्सेशन लॉस. सो
अगर आप अपने जीवन रहते नहीं डिसाइड करेंगे कि आपके एसेट्स किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, हाउ योर एसेट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ यू डोंट डिसाइड इट विद इन योर लाइफ टाइम, देन लॉज एंड कोर्ट्स डिसाइड। तब कानून और कोर्ट्स डिसाइड करेंगे कि आपके एसेट्स किसको कैसे कहां जाने चाहिए। दैट इज व्हाट वी कॉल सक्सेशन लॉज। नाउ सक्सेशन लॉज एक्चुअली फॉलो रिलीजन। हर एक व्यक्ति एक धर्म फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से ही उनके एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक एग्जांपल देके अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, अगर किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु होती है, तो उनके एसेट्स आर डिवाइडेड इक्वली अमंग हिज मदर, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। अगर किसी हिंदू मेल की मृत्यु होती है तो उनके एसेट्स इक्वली डिवाइड होते हैं उनकी माता, उनकी पत्नी और उनके बच्चों के बीच में। Similarly, there are different laws for Muslims, there are different laws for Christians, and different for Parsis. So these succession laws get in and play their role if we don't decide how our assets should go via will or any other succession planning tool. Secondly, family disputes. इससे तो हम सब वाकिफ हैं। We have seen यहाँ कहीं भाई भाई पे केस कर रहा है, तो कहीं ऐसे रिश्तेदार जिनके हमने कभी नाम भी नहीं सुने, वो अपना हिस्सा लेने आ जाते हैं प्रॉपर्टी में। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दीज केसेस एंड यू मस्ट बी सीइंग दीज केसेस ऑल अराउंड। अपने आसपास आप रोजमर्रा की जिंदगी में ये देखते हैं, राइट? दैट इज वेयर फैमिली डिस्प्यूट्स कम इन। सो फैमिली डिस्प्यूट्स, I mean, asset distribution is one of the main causes of family disputes. Family में दरार ही assets के कारण या distribution नहीं होने के कारण या संपत्ति के कारण, if I have to say you correctly, आती है। Third, अगर आप succession planning properly नहीं करते, तो एक लेंदी और स्ट्रेसफुल प्रोसेस हो जाता है आपके वारिसों के लिए आपकी संपत्ति को रिकवर करने में। As discussed earlier, 3 साल is a very conservative, which is the least which I could say takes to transfer an asset to the rightful legal heir. आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति 3 साल के बाद ही आपके वारिस एंजॉय कर पाएंगे। 3 साल तक वो मिनिमम 3 साल तक वो प्रॉपर्टी स्टक रह जाती है। दिस इज अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच दैट वी आर टेकिंग। इससे ज्यादा ही लगता है। मॉनेटरी लॉसेस, अपने ही संपत्ति रिकवर करने के लिए जब कोर्ट कचहरी के चक्कर और वकीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मॉनेटरी लॉसेस, तो फाइनेंशियल लॉसेस भी सफर करना पड़ जाता है हमें। हमने कई बार देखा है कि जितनी की संपत्ति नहीं थी उतने तो कॉस्ट लग गया रिकवर करने के लिए। सो दैट इज वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम। ये सिंपली ऑल दिस कम्स इन बिकॉज देयर वाज नो सक्सेशन प्लान, प्रॉपर प्लानिंग as to what should happen to the assets once we are not there, once I'm not there. So most of us we delay succession planning or making a will. हम delay इसलिए करते हैं because बहुत सारी गलत फहमियां associated है, myths associated है succession planning के साथ। तो आज हम एक एक करके वो मिथ्स आपके लिए दूर करेंगे। ये गलत फहमियां जो है हम आपके लिए दूर करेंगे एक एक करके, आस्ते आस्ते। नंबर 1 इज नॉमिनेशन इज एज गुड एज मेकिंग अ विल। अगर मैंने नॉमिनी बना दिया है किसी को, तो बट ऑब्वियस है कि उन्हीं को एसेट मिल जाएगा, राइट? हम सभी यही सोचते हैं, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। Nomination is just a custodian of your asset. Nomination का काम यही है कि वो आपके एसेट को होल्ड करे और आपके लीगल एयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बैंक अकाउंट में कोई नॉमिनी है, राइट, तो आपके जाने के बाद वो बैंक अकाउंट नॉमिनी को दे दिया जाएगा। उसमें जितने भी पैसे हैं वो नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। अब नॉमिनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो आगे लीगल हेयर्स को आपके पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, राइट? सो अगर आपने अपने इच्छा अनुसार नॉमिनी बना दिया है, हाउएवर नॉमिनी वो एसेट को एंजॉय ही नहीं कर सकता बिकॉज आपने एक रोबस्ट विल नहीं बनाई टू इंश्योर दैट जो भी नॉमिनी है वो उसको एंजॉय कर पाए एसेट को। एग्जाम्पल अगर मैं दोबारा दे सकूं तो सपोज आप अपने बेटे को नॉमिनी बनाते हैं अपने बैंक अकाउंट में एंड यू वांट हिम टू कीप ऑल द मनी। हाउएवर
आपके जाने के बाद आपके बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो पैसा है वो आपके दूसरे लीगल हेयर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे, which is mother, I mean your spouse, your mother and your other kids. तो वो सोल प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर सकते, दैट इज व्हाट द लॉ सेज। बट हम ये गलत फहमी में रहते हैं कि नॉमिनी बना दिया है तो सारा पैसा ऑटोमेटिकली उनको चला जाएगा, ये गलत धारणा है। A will is to be made only when one is seriously ill or old. ये धारणा तो कोविड ने ही दूर कर दी, जब हमने देखा कि भले आप 18 साल के हो या 80 साल के हो, कोविड अफेक्टेड एवरीवन इक्वली, इट रिस्पेक्टेड नो बाउंड्रीज। सो आपकी उम्र 18 हो या 80, आपकी सैलरी 5,000 हो या 50 लाख, सबके लिए वसीयत बनाना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये नहीं डिसाइड करेंगे कि आपकी संपत्ति कैसे आगे जानी चाहिए, तो फिर जैसे मैंने कहा कोर्ट्स और कानून ये डिसाइड करेंगे। अगर कोई बिना वसीयत के गुजर जाता है, मैंने आपको ये भी कहा कि कैसे फिर पर्सनल सक्सेशन लॉज उसमें एंटर करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कैसे जाना चाहिए। तो अगर लीगली बात करूं तो एज पर लॉ एनीवन हु इज अबव 18 कैन मेक अ विल। जो भी 18 साल से ऊपर है और जिनका मानसिक संतुलन अच्छा है, who are mentally fit, can make a will. So there must be some reason कि उन्होंने 18 साल का गैप रखा कि ताकि आप 18 साल के बाद you understand what your assets should be done with once we are not there. A will is made by a lawyer and once made cannot be changed. आप में से कितनों को लगता है कि विल सिर्फ एक लॉयर या एक वकील ही बना सकता है और वकील के सिवा और कोई नहीं बना सकता? तो मैं आपको बता दूं, एक वकील होने के नाते मैं भी एक वकील हूं, आई एम अ लॉयर माई सेल्फ। एनीबडी कैन मेक अ विल, नॉट नेसेसरली अ लॉयर। आप घर बैठे बैठे अपनी विल एक ब्लैंक पेपर पे बनाइए, साइन कर दीजिए और 2 विटनेसेस से साइन करवा लीजिए, इट्स अ वैलिड विल। हाँ, वकील आपको एक अच्छी भाषा और एक सॉलिड विल बनाने में मदद कर सकते हैं, बट वही सहूलियत जब आपको घर बैठे बैठे मिल रही है और आप घर बैठे बैठे अपनी वसीयत बना सकते हैं, तो व्हाई नॉट। The next one is a will must compulsorily be registered, stamped or notarized. ये भी बिल्कुल गलत है। विल को किसी प्रकार की नोटराइजेशन या रजिस्ट्रेशन या स्टैंपिंग अनिवार्य नहीं है। Nothing is required at all. The only legal requirement for making a will is that the person who's making the will should be 18 years and above and should be of sound mind while making the will. Next, he must sign the will. इंडिया में फिजिकली साइन करना पड़ता है विल को, वेट सिग्नेचर चाहिए, in front of 2 witnesses. बस इतनी कंडीशंस अगर आप फुलफिल कर देते हैं, अगर आप एक ब्लैंक पेपर पे भी विल लिखते हैं, इट विल बी अ वैलिड विल। किसी प्रकार का नोटराइजेशन, स्टैंपिंग, किसी वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है। इट इज एज इजी एज दैट। बट एज आई सेड, दीज मिथ्स सराउंडिंग विल, हम इन्हीं के कारण डिले करते रहते हैं। आप में से बहुत होंगे जो सोच रहे होंगे कि विल बनानी है, बट शायद वकील के पास जाके, शायद स्टैम्प पेपर लेके आएंगे तब बनाएंगे, बट कुछ भी नहीं चाहिए वैसा। Next is many of us think that everything automatically goes to my spouse. So what's the point of making the will? अब ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर हमने विल नहीं बनाई है तो सक्सेशन लॉज कम इनटू प्ले। नथिंग इज ऑटोमेटिक एनीवेज। कुछ ऑटोमेटिकली नहीं होता है। लॉज हैव डिफाइंड एवरीथिंग कि आपके एसेट्स कैसे जाने चाहिए, किसको जाने चाहिए और किस प्रपोर्शन में जाने चाहिए। So your spouse doesn't automatically inherit all the assets. Neither having a nomination helps. जब तक आप वसीयत में मेंशन नहीं करते हैं कि किसको कितना एसेट जाना चाहिए, लॉज डिसाइड करते हैं कि आपके एसेट्स कैसे जाने चाहिए। एंड इट्स नॉट जस्ट द स्पाउस हु इज अ लीगल हेयर। आपके बच्चे, कई सिचुएशन, आप रिलीजन के हिसाब से कई बार कहीं आपके मम्मी भी लीगल हेयर बनते हैं। ऐसे ही बहुत सारे रिलेशंस हैं डिफरेंट रिलीजन्स के अनुसार जो लीगल हेयर्स की कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। नेक्स्ट इज कि ओनली रिच पीपल नीड टू मेक अ विल।
जो अमीर हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उन्हीं को विल बनानी चाहिए. This is completely wrong. Will is for everyone. The reason why what we are trying to do is to democratize the process of making the will, कि ये सिर्फ अमीरों को सहूलियत ना मिले, ये सबका अधिकार है एक विल बनाना, सबका राइट है एक विल बनाना, और सबको बनानी चाहिए. अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो बहुत ऐसे भी अमीर हैं जिन्होंने विल नहीं बनाई और आज हम देख रहे हैं कि उनके परिवार में क्या हो रहा है. एग्जाम्पल अंबानी फैमिली. मिस्टर धीरूभाई अंबानी ने विल नहीं बनाई थी, तो हमने देखा कि कैसे दो भाइयों में दरार पड़ी, राइट. और अगर हम अपनी बात करें, वी मिडिल क्लास पीपल, इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू मेक अ विल बिकॉज ऑफ द लिमिटेड एसेट्स दैट वी हैव. वी डोंट वांट टू गो दोज एसेट्स हेवायर. वो एसेट्स खराब नहीं जाने चाहिए. तो हमारे पास और भी रीजन है एक विल बनाने का, राइट. हमारे पास और भी रीजन है कि अपने एसेट्स अपने सही उत्तराधिकारी, सही लीगल एयर को दे के जाएं, ताकि हमारे जाने के बाद हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो हमारे लीगल एयर्स हमारे एसेट्स के थ्रू पूरी कर सके, राइट. नेक्स्ट इज आई लूज कंट्रोल ओवर माय एसेट्स after I make my will, which is like the biggest myth which is surrounding will making आज के दिन पे, कि अगर मैं आज वसीयत बना देता हूँ तो एसेट मेरे हाथ से ही निकल जाएगा. ये बिल्कुल गलत है. वसीयत में लिखे हुए एसेट्स से आपका मालिकाना हक कोई नहीं छीन सकता. यू आर द ओनर ऑफ द एसेट्स इवन आफ्टर यू मेक अ विल. आपके जाने के बाद ही उसमें लिखे हुए एसेट्स का उपयोग आपके इच्छा अनुसार हो सकता है. इट इज ओनली वंस यू आर नॉट देयर दैट द विल कम्स इनटू एक्शन एंड द एसेट्स जो आपने लिखे हुए हैं अपनी विल में, they go to the beneficiaries. Beneficiaries can enjoy the asset. जिनको आप एसेट दे के जाते हैं उन्हें हम बेनिफिशियरीज कहते हैं. Beneficiaries can enjoy the asset only once you are not there. उससे पहले आप जो चाहे एसेट के साथ कर सकते हैं. एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, अगर मैं अपना बैंक अकाउंट अपने बेटे को देता हूं, दैट डजंट मीन कि नेक्स्ट डे से मेरा बेटा उस बैंक अकाउंट का मालिक बन गया. I can use that bank account throughout my lifetime. I can deposit money, I can withdraw money, I can even close the bank account. It is up to me as to how I should operate it. वो पूरा का पूरा मेरा एसेट है जब तक मैं जिंदा हूं. हाँ, मेरे जाने के बाद that asset goes to my son. That is how will works. So I guess this was the biggest myth which was surrounding कि मैं अपना मालिकाना हक ही खो दूंगा अगर मैं will बना लेता हूं, which is absolutely wrong. The last myth is will making is actually time consuming and costly. It is actually not. अगर सारे assets आपके पास arranged हैं तो will can be made in as under as 15 to 20 minutes. And costly, we'll let you know कि कितने प्राइस में आप एक अपनी legally solid will बना सकते हैं. With Yellow, that is our aim, that is our objective that we are trying to achieve, कि आप टाइम रहते कम टाइम में कम पैसों में अपनी विल बनाएं. We are trying to democratize the will making process, जहां अच्छे lawyers लाखों रुपए लेते हैं विल बनाने के. हमने और हर किसी के रीच में नहीं होता है ये इतनी हेवी फीस लॉयर्स को देना या किसी को भी देना. That is where we are coming in. We are trying to make it affordable and accessible to everyone. अब मैं आदिति को इनवाइट करना चाहूंगा. आदिति is head of legal affairs at Yellow. आगे का प्रेजेंटेशन आदिति जोशी लेंगी. Over to you, आदिति. Thank you so much, प्रीत. हम एक्चुअली थोड़ा पॉज लेंगे कोई क्वेश्चंस के लिए. मुझे पता है हमने काफी सारा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है, तो प्लीज फील फ्री, या तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप अनम्यूट करके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं. So Aditi and Preet, thank you for that information that you have shared right now. क्योंकि इससे तो हमें पता चलता है कि every person should ideally be going ahead and making their will. तो हमें लास्ट मोमेंट तक नहीं रुकना है जब हम बीमार हो जाते हैं या हम बहुत ही ज़्यादा लाचार हो जाते हैं. It is something that you need to prepare for.
and make it when you are right here, with all your assets and with all your senses, so that it goes ahead and, it doesn't cause more trouble to the people you intend actually to go ahead and give your assets to. So thank you for that understanding. अब इसके बाद अगर हमारे ख्याल कम्युनिटी के मेंबर्स को थोड़े क्वेश्चंस है तो मैं एक एक करके आपके क्वेश्चंस लूंगा, and I'm sure Aditi and Preet would like to go ahead and answer those questions right now, and then we will move on to the next part of the session. I'll take the first question from Neeraj ji. Hello, good evening to you, sir. Good evening, Vikas ji. I have got two questions. All Number right. one, you said that nomination does not confer a right on the nominee for the money. Now, as per the Banking Regulation Act, since I have worked in the bank, as per the Banking Regulation Act, if the nominee gives a discharge to the bank, that is enough for the bank. Now, how do we say the nominee is supposed to allocate the money among the legal heirs? Is it the duty of the nominee to allocate? Number one. And number two, while making the will, is it necessary that we should list out all the movable and immovable assets, or the total figure will do? Right. थैंक यू नीरज जी आपके क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले जब हम नॉमिनी की बात आते हैं, आपने बहुत सही कहा कि नॉमिनी इज अ वैलिड डिस्चार्ज अगेंस्ट द बैंक, लेकिन नॉमिनी एज यू राइटली नो सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है ताकि बैंक के ऊपर कम लोड हो, क्योंकि बैंक को फिर हर जगह असर्टन करना पड़ता है कि कौन फैमिली मेंबर्स है, मैं किसको पैसे दूं, क्या ये सही हकदार है कि नहीं। इसीलिए आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब नॉमिनी नहीं मेंशन होता है कोई बैंक अकाउंट में, तब बैंक्स काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, लीगल एज सर्टिफिकेट मांगते हैं या सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नॉमिनी का जैसे प्रीत ने बताया, वो सिर्फ वो मनी को रिसीव कर सकते हैं, बट एक्चुअली द लीगल एयर्स का हक होता है, या जिसका भी नाम विल में है उसका हक होता है। सो दे हैव अ राइट टू स्यू द नॉमिनी अगर नॉमिनी ने उनको पैसे नहीं दिए, क्योंकि नॉमिनी का हक नहीं होता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर आंसर 1। आंसर 2, जब हम एसेट्स की बात करेंगे तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि हम इस टॉपिक पे आगे प्रेजेंटेशन में बात करेंगे, तो आपका क्वेश्चन वहां पे आंसर हो जाएगा। थैंक यू। I think we'll take the next question from Gursharan ji. Namaste, Gursharan ji. Anji, I would like to ask if the mother is there and father is not there, then how are the legal heirs the will is to be made? Okay, so ma'am आप ये पूछ रहे हैं how are the And legal there heirs? there are 4 legal heirs. So then Okay. how is the situation goes? Okay, तो जैसे अगर फादर नहीं है, तो अगर प्रॉपर्टी फादर के नाम पे थी यदि, तो उसके जो उसकी मतलब उनकी जो मम्मी अगर वो अलाइव थी, उनकी वाइफ और बच्चे इक्वल हकदार होते हैं। तो ये क्या मतलब कौन से धर्म फॉलो करते हैं? Punjabi, Hindu, Okay, so Hinduism, okay, हाँ, पंजाबी comes under Hindu law. Hindu Act, Hindu, yes, Hindu Succession Act. Hindu तो Act, yeah. yes, yes. तो उसमें मैम क्या होगा कि जो सारे हकदार हैं वो उनका शेयर हो जाता है। तो अगर यदि वो विल बना रहे हैं तो वो अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से वो विल बना सकते हैं। Okay. हाँ, तो जैसे अगर 3 लोगों का हिस्सा है उस घर में, तो यदि वो विल बना रहे हैं तो वो लिख सकते हैं मेरा हिस्सा इस घर में इसे जाएगा। Okay, we'll take the next question from Chelna ji. Namaste, Chelna ji. हाँ, गुड इवनिंग। मेरा evening. क्वेश्चन ये है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसमें 2-3 प्रॉपर्टी ऐसी है कि रेंटेड है, तो इसके लिए ऐसे लिख सकते कि इसकी जो रेंट इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए बच्चों के बीच में, सिंगल पेरेंट है तो। राइट, जब भी बेच दे तभी जो इनकम होती है तो वो भी
बच्चों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल। लिख सकते हैं। बिल्कुल। सो इसमें आपके 2 क्वेश्चंस हैं। एक ये है कि अगर यदि कोई रेंटल इनकम हो तो वो कैसे जाएगी, वो एक बात है। लेकिन उससे पहले जो ओनरशिप है आपकी वो चेंज हो जाती है, राइट? जैसे अगर आपकी जैसे वो प्रॉपर्टी है तो आप उस विल में ये लिखेंगे कि ये प्रॉपर्टी उसके नाम चली जाएगी, सही बात है? जैसे आपने अपने बच्चों के नाम कर दी। नहीं, प्रॉपर्टी वैसे मेरे नाम पे ही है, मैं सिंगल पेरेंट हूँ। नहीं, सही बात है। हाँ हाँ, आप क्या चाहेंगे वो प्रॉपर्टी किसे जाए फॉर एग्जाम्पल? प्रॉपर्टी तो जब भी बेचे तभी बराबर है, मगर उसमें रेंट इनकम है तो ऐसे आफ्टर माय डेथ भी ऐसे ये रेंट चालू हो तो फिर किसके नाम पे, किसके अकाउंट में कैसे जाएगी, उसके लिए कुछ मेंशन करना पड़ता है। सही बात है। तो मैम मैं यही बताना चाह रही हूँ, जैसे आप सपोज आपने अपनी प्रॉपर्टी अपने दोनों बच्चों के नाम कर दी सपोज, तो हाँ, अब वो ओनर बन गए तो वो इस प्रॉपर्टी को कभी भी बेच सकते हैं। तो अपन ये नहीं लिख सकते हैं कि इसमें से जो रेंट आएगा वो किसे जाएगा, बिकॉज जो ओनर बन जाए वो उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकता है। और लेकिन दूसरी बोलिए मैम। और दूसरी बात, ये प्रॉपर्टी ऐसी है इमूवेबल कि कॉस्ट डिफरेंस ज्यादा है। सपोज 3 प्रॉपर्टीज है और 3 बच्चे हैं, तो तीनों को इक्वल मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे मैं कर सकती हूँ? तो ये मैम, हाँ, नहीं तो ये मैम आपका थोड़ा स्पेसिफिक केस है। इसमें तो खैर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि हमें कॉस्ट के बारे में पता नहीं है। लेकिन आपके कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं और हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपके सिचुएशन स्पेसिफिक हम विल में क्या-क्या डाल सकते हैं। Okay, thank you very much, Aditi. So I believe we'll take a couple of more questions. हम थोड़े और questions ले सकते हैं. Also एक request आप सबसे करना चाहूँगा. You know, as of now जब हम discuss कर रहे हैं, हम general cases के बारे में discuss कर सकते हैं. उसके बाद अगर आपको उसके अंदर और थोड़ा विस्तार चाहिए और थोड़ा deep जाना है, तो वो बहुत ही specific case हो जाएगा. और उसके लिए आई एम श्योर both of our experts will require a lot more details. उनको और बहुत सारी जानकारी होगी. तो as of now we will try our best to go ahead and answer your questions in a very general manner. But अगर आपको और detailed answers चाहिए, details understanding चाहिए, then we will also give you a way where you can contact our experts after the session and go ahead and consult them. With this, I'll go to Voraji. Namaste, Voraji. A very good evening to you and your question to the experts. Voraji, I'll unmute you. Just hold on. Okay, I'm not able to unmute Voraji. We can go to Chandralekha ji and we'll come back to Voraji after this. Yes, Vikas. My question is regarding legal has. If we have multi religion, legal has, just like we are Jains and my son-in-law is a Muslim. So in that case, if there's any problem arising out of the will. Okay, so चंद्रकला जी, जो विल और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो इंसान नहीं रहा उसके लॉ के हिसाब से होता है. So it does not matter कि बाकी बेनिफिशियरीज के क्या रिलीजन है, it doesn't matter. Okay, thank you, ma'am. That's great. I think that was a very straightforward answer. और आज के बारे में Aditi, what I like is that we have very, very clear answers when it comes to law. But when it comes to something that is emotional and then it's personal, that is where you get all of this a little bit of a different understanding for different people. So that is something where comes at the sure. All right. So, okay, we'll take the next question from Voraji. Just hold on, Voraji. We'll just come back to you. Can you hear me? Yes, Voraji, go ahead. Yes, Voraji, go ahead. Suppose husband and wife both have their own separate assets, and
And for example, say in banks, FDs, husband's name, wife's name differently, and husband has nominee as wife, and wife has nominee as husband. And but if both of them expire at the same time, then it is difficult. So do you advise to put the names of the kids in the nominee? नो सर, सर जनरली हम क्या रेकमेंड करते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों को विल बनानी चाहिए. दैट्स अ वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड जनरली so what we've seen generally कि husband usually makes wife as a nominee and wife makes husband as a nominee. This is to ensure कि जब husband नहीं रहा तो wife is taken care of. तो in that case it's always recommended, and उसके बाद आप अपने मतलब बच्चे को आप will में दे सकते हैं. But hello, yeah, but my question was, दोनों अगर एक साथ एक्सपायर हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है. अगर नॉमिनी एक दूसरे का डाला है, हस्बैंड वाइफ एंड वाइफ हस्बैंड, तो बच्चे तो ऐसे ही रह जाएंगे. नहीं बैंक सर, में प्रॉब्लम हो जाएगा. नहीं ऐसे नहीं रह जाएंगे ना, आप विल में लिख सकते हैं अच्छे से. देखिए सर, अगेन दिस इज अ वेरी पर्सनल चॉइस. आपको यदि लगता है कि आपके बच्चों पे आप पे पूरा भरोसा है कि आपके जाने के बाद आपकी वाइफ टेकन केयर ऑफ होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. सो इट्स अ पर्सनल चॉइस दैट यू कैन मेक, बट नॉमिनी अपॉइंट जरूर करना है. Okay, thank you. Thank you, Vora-ji. Aditi, do we still have some time to take a couple of more questions? I think what we can do is हम presentation में आगे बढ़ते हैं, और भी time slots है questions के लिए. और meanwhile अगर बाकी participants अपने questions chat box में भी डाल सकते हैं meanwhile, तो वो भी हम answer करेंगे. But we will answer questions, don't worry. Yes. So don't worry. हम definitely आप सबके जो doubts है वो clear करेंगे, and we will go ahead and talk to each one of you, time permitting. But right now we will go ahead and continue with the session, and we'll have one more presentation. हमने ये presentation आपको अलग-अलग दिखाए हैं so that it's easier for you to understand, because this is a complicated topic and this has a lot of pros and cons and a lot of decision making to be done. So we would like you to get this information slowly so that you understand it better. Aditi, I think we can go ahead with it, and thank you for taking those questions too. Okay. तो जैसे मेरे कलीग प्रीत ने आपको विल स्पेसिफिकली के बारे में काफी कुछ जानकारी दी कि विल कौन बना सकता है, या विल बनाने से, विल नहीं बनाने से रादर क्या डिफिकल्टी होती है. तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या क्या डिफरेंट मेथड्स और टूल्स अवेलेबल है जिससे आप एस्टेट प्लानिंग कर सकते हैं. तो सबसे पहले विल आप सभी को पता है कि वसीयत भी कहते हैं. सिंपल पेपर पे आप अपनी फैमिली के बारे में, आप अपने एसेट्स के बारे में लिख सकते हैं. आप ये लिख सकते हैं कि वो एसेट्स किसे जाने चाहिए, एक्सेट्रा. तो आप साइन कीजिए, आपके 2 विटनेसेस साइन करते हैं और वो विल बन जाती है. नाउ इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो विल है वो सबसे फंडामेंटल एस्टेट प्लानिंग टूल है. इसका ये मतलब है कि आप चाहे कोई दूसरा ऑप्शन भी अपनाएं, आप या ट्रस्ट बनाए या गिफ्ट करें या आप जॉइंट होल्डिंग में हैं, लेकिन विल को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. तो जैसे अगर मैं ट्रस्ट की बात कहूं तो ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट एसेंशियली एक कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं जहां पे जो सेटलर होता है, मतलब जिसके पास संपत्ति है, वो ये नहीं चाहता है कि इमीडिएटली उनके बच्चों को वो पैसे मिल जाए. मैं एक एग्जांपल दूंगी. जैसे एक फादर के पास सपोज 20 लाख रुपए हैं और उनका बच्चा, बेटा काफी छोटा है, 18 साल. तो फादर को लगता है कि अगर इतनी छोटी उम्र में उसे इतने सारे पैसे मिल जाए, उस समय 18 साल में मन और दिमाग के कच्चे होते हैं बच्चे, तो उसमें आप ट्रस्ट बना सकते हैं जहां पे आप अपने एक भरोसेमंद इंसान को बोलते हैं कि मेरा बेटा जब 25 साल का होगा तब इसमें से थोड़ा पैसे दे देना, मेरा बेटा जब
30 साल का होगा तब थोड़े पैसे दे देना, ऐसे करके सिचुएशंस मैनेज हो सकती है। ट्रस्ट का एक और एडवांटेज है, कभी कभी फैमिलीज में एक बच्चा ऐसा होता है जो स्पेशल नीड्स होती है, या उसके शारीरिक कोई समस्या होती है, या मेंटली वो नॉर्मल नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ट्रस्ट इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो अब जैसे मैंने कहा, तो या आप ट्रस्ट भी बनाएं, उसमें भी विल जरूरी है। विल सब्स्टिट्यूट नहीं करता, आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस में प्लान कर सकते हैं। हम चलते हैं गिफ्ट डीड की ओर। एसेंशियली गिफ्टिंग इंडिया में बहुत कॉमन है। शादी के समय पेरेंट्स अपने बेटी को ज्वेलरी देते हैं, या कभी जमीन, फ्लैट्स वगैरह भी देते हैं। तो गिफ्ट में ये समझना जरूरी है कि जिस दिन आप वो गिफ्ट लिखते हैं, आपका कंट्रोल उस पे से चला जाता है। सो एसेंशियली ये काफी ऑपोजिट है एक विल का कॉन्सेप्ट। जैसे प्रीत ने बताया पहले कि विल में जो प्रॉपर्टीज है, वो जब आप नहीं रहते हैं तब भी वो प्रॉपर्टीज की ओनरशिप पास ऑन होती है, लेकिन गिफ्ट में ये नहीं होता। अब इंडिया में एक स्पेशल लॉ है रिगार्डिंग गिफ्ट्स एंड सीनियर सिटीजन्स, तो मैं वो थोड़ी देर में ही उस पर टच करूंगी। बट एसेंशियली राइट नाउ मैं आपको जनरल ओवरव्यू देती हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जॉइंट होल्डिंग, जहाँ ये राइट ऑफ सर्वाइवरशिप लिखी होती है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि यदि हस्बैंड वाइफ ने जॉइंट होल्डिंग बना दी, या हस्बैंड वाइफ ने साथ में फ्लैट खरीद लिया, तो विल की कोई जरूरत नहीं है। ये गलत है, क्योंकि देखिए जॉइंट अकाउंट पे पहले बात करते हैं। जॉइंट अकाउंट में यस, जब लेट्स से हस्बैंड नहीं रहा, वो अमाउंट है वो वाइफ का हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या, आपको विल तभी भी जरूरत पड़ेगी। और जब हम जॉइंट ये प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो उसमें राइट ऑफ सर्वाइवरशिप नहीं होता। तो जैसे अगेन हस्बैंड वाइफ साथ में फ्लैट खरीद लिया, हस्बैंड चले गए, उसमें जो हस्बैंड का शेयर है 50%, वो उनके लीगल हेयर्स को जाता है। मतलब वो जो आधा हिस्सा है वो और बट जाता है। फिर उनकी वाइफ, बच्चे, और अगर मम्मी अलाइव है तो सब में जॉइंट होल्डिंग होती है। और जॉइंट होल्डिंग में दिक्कत ये होती है कि लेट्स से अगर बेटे को फ्लैट बेचना है बिकॉज उसको पैसे की जरूरत होगी, या बेटी को ये लगता है कि नहीं ये तो मेरी मम्मी पापा की निशानी है, मैं नहीं इसे बेच सकती, तो बहुत विवाद खड़े होते हैं। तो इसमें भी विल लिखना जरूरी है, ताकि क्लियरली आप अपने क्या विशेस है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब जाते हैं नॉमिनेशन पे। यहाँ नॉमिनेशन इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने विल में जो अपनी इच्छाएं हैं, जैसे आप ये चाह रहे हैं कि ये जो बैंक अकाउंट के प्रोसीड्स है, पैसा है, ये लेट्स से मेरी बेटी को जाए, तो आप वो नॉमिनी भी अपनी बेटी को बनाएं। अब मैं आपको एक बहुत सरल एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे मेरा पास HDFC बैंक अकाउंट है। जब मैंने नौकरी शुरू की थी, मैं 23-24 साल की थी, उस समय शादी इस जमाने में नहीं होती, तो मैंने अपनी सिस्टर को वो नॉमिनी बना दिया। अब जब मेरी शादी हुई और लेट्स से मैंने विल नहीं बनाई, तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का हक होता है उस पैसों पे। तो यदि मेरे हस्बैंड और मेरे बहन में संबंध अच्छे हैं, तो मेरी सिस्टर वो बैंक में जाके पैसे लेके मेरे हस्बैंड और बच्चों में बांट सकती है। लेकिन अगर उनमें डिस्प्यूट है, वो अच्छे टर्म्स पे नहीं है, तो उसमें फिर इश्यूज आते हैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को कोर्ट जाना पड़ेगा नॉमिनी से पैसे लेने के लिए। अब ये जनरल रूल ऑफ नॉमिनेशन है। एक दो एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि इंश्योरेंस में नॉमिनी के पास पूरा हक होता है। मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, लेकिन इंडिया में लॉज इतने सरल नहीं है, तो इसीलिए मैं ज्यादा एक्सेप्शंस में नहीं जाऊंगी। बट आप जनरल कॉन्सेप्ट ये समझिए कि आप जो चाह रहे हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कौन उसको एंजॉय कर सकता है, उसके हिसाब से आप नॉमिनी बनाइए। ठीक है, अब देखते हैं कि विल बनाना क्यों जरूरी है। प्रीत ने हमें काफी एनलाइटन किया है कि
आप विल नहीं बनाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। अब देखते हैं कि विल कैसे अच्छे से बना सकते हैं और क्या जरूरी है विल में लिखना। तो सबसे पहली बात हमने समझ लिया कि ये विल सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। चाहे आप ट्रस्ट बनाए, चाहे आप गिफ्ट करें, चाहे आप कोई दूसरा तरीका अपनाएं, विल सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। विल एसेंशियली हमें हेल्प करता है कि आप चूज कर सकते हैं कि आपके एसेट्स कौन एंजॉय कर सकता है। सी फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी लड़की को उसकी शादी पे उसकी मम्मी ने बहुत सुंदर उसके नानी का कोई सेट दिया होगा, तो वो लड़की उसे पास ऑन करना चाहेगी जो उसको वैल्यू समझे उस प्रॉपर्टी का। तो आप ये चूज कर सकते हैं, नहीं तो कानून डिसाइड करता है कि कौन आपकी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है। अब जब हम विल नहीं लिखते हैं, तो जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि बैंक्स को कैसे पता चलेगा कि कौन हकदार है, तो बैंक्स आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, एनओसी, इंडेमनिटी, एफिडेविट, कहीं पे लीगल है सर्टिफिकेट। अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग अलग नाम है, जैसे गुजरात में पेरीनामा, कहीं पे वारिसू सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट इशू करते हैं, तो कोर्ट से ये लाना भी टाइम कंज्यूमिंग और एक कॉस्टली प्रोसेस है। इसीलिए ये जरूरी होता है कि हम विल बनाए ताकि हमारे फैमिली को ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं कोर्ट कचहरी में नहीं पढ़ना चाहिए। अब जो अगला पॉइंट है, एक विल में बहुत जरूरी है कि हम ये लिखें कि हमारे क्या क्या एसेट्स जा रहे हैं। देखिए, जो 1.5 लाख करोड़ रुपए अनक्लेम्ड है, जो बात प्रीत ने कही, वो इसलिए भी है क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारे पेरेंट्स के क्या एसेट्स होते हैं। और इंडिया में ये कल्चर भी नहीं है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से फाइनेंस मैटर्स बहुत ओपनली डिस्कस करें। इंडिया में एक और कल्चर है कि जैसे थोड़ी सी जमा पूंजी हुई और कुछ पैसा कहीं से मिला, उसको या तो आप फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हो या कोई बॉन्ड्स खरीद लेते हो एक्सेट्रा। अब वन ऑफ द मेन रीजंस हम ये इंसिस्ट करते हैं, विल में एसेट्स का आप क्लियरली डिस्क्रिप्शन दीजिए। सी फॉर एग्जाम्पल, बैंक अकाउंट का नाम, जैसे HDFC बैंक, बैंक का नाम, ब्रांच और अकाउंट नंबर लिखना जरूरी है। आप वैल्यूज मत लिखिए। देखिए, आपने ये लिखा कि मेरे 50 लाख रुपए HDFC बैंक में, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अमाउंट चेंज होते रहेंगे। और बैंक में मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे जो 50 लाख रुपए हैं वो किसी ने छोड़े, वो दीजिए। आप इनफ डिटेल्स दीजिए कि आपके एसेट्स आइडेंटिफाई हो सके, वो जरूरी है। सॉरी। सो फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका कोई फ्लैट हो तो आप ये मत लिखिए मेरी जमीन इनको जाएगी। फ्लैट नंबर डालिए, या जमीन का क्या कुछ अलॉटमेंट नंबर है वो डालिए, एरिया डालिए, तो इनफ डिटेल्स की परिवार वालों को पता तो चले कि क्या एसेट्स है। वैल्यूज हम रेकमेंड नहीं करेंगे आप डालें, क्योंकि वैल्यूज ऐसे भी चेंज होती रहती है और वैल्यूज से हमें कोई एडेड एडवांटेज नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन जरूर डालिए। और लोगों को ये भी लगता है कि अगर हम विल बनाएंगे तो हमारे बच्चों के बीच में फूट पड़ जाएगी या विवाद हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर आपने विल बनाई है तो आपके बच्चों को पता तो होगा कि आपकी क्या इच्छा थी, उनको पता होगा कि आपकी क्या सेंस ऑफ डायरेक्शन है। और मोस्ट ऑफ द डिस्प्यूट्स इसीलिए होते हैं क्योंकि विल नहीं होती है, क्योंकि इंडिया में लेस देन 1% लोग आज विल बनाते हैं, तो ये सारे डिस्प्यूट्स विल ना होने की वजह से होती है। यदि फैमिलीज में कोई सिचुएशन हो जहाँ बच्चे 18 साल की उम्र के नीचे हो, तो गार्डियन आप जरूर अपॉइंट कीजिए, या आप अपने बच्चों से बोल सकते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए गार्डियन अपॉइंट करें, क्योंकि विल एक ही माध्यम है जिसके थ्रू आप एक गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं बच्चों के लिए। हमने कोविड में काफी केसेस देखे हैं जहाँ
तो जनरली एज पर लॉ फादर फर्स्ट गार्डियन होता है और मदर सेकंड, लेकिन कोविड में यंग कपल्स गुजर गए, उन्होंने गार्डियन अपॉइंट नहीं किया, अब नाना नानी और दादा दादी एक दूसरे से लड़ रहे हैं फॉर द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। अब नेचुरली पेरेंट्स को ये ज्यादा बेटर पता होता है कि उनके बच्चों का कौन ध्यान रख सकता है। और लास्टली आपके विल में आप चूज कर सकते हैं कि कौन आपकी प्रॉपर्टी को ज्यादा वैल्यू करेगा। सी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई भतीजा या भांजा है जो फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ नहीं है लेकिन वो काफी ब्रिलियंट है, आपको थोड़े पैसे उनकी पढ़ाई के लिए छोड़ना है, या आपकी संगीत में जो रुचि है आपके बच्चों में बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आपकी फ्रेंड या अगेन कोई रिश्तेदार उस वीणा या उस सितार को वैल्यू करेंगे, तो वो सब आप विल में मेंशन कर सकते हैं। तो विल यही नहीं है कि बैंक अकाउंट या जमीन, आपकी कोई भी प्रेशियस चीज हो जो आप चाहते हो कि उसे जो भी इंटेंडेड शख्स को मिले, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ओके, हम अब कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे कि आप एक अच्छी विल कैसे बना सकते हैं। देखिए, विल बनाना जरूरी नहीं है, अच्छी विल बनाना जरूरी है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, येलो में ही थोड़े टाइम पहले एक केस आया जहां फादर ने एक वसीयत बनाई कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को जाती है, और उन्होंने कुछ नहीं लिखा। अब क्या ये विल अच्छी है? मैं बताती हूँ ये क्यों अच्छी नहीं है। कोविड आया, अनफॉर्चुनेटली बोथ ऑफ देम पास्ड अवे वेरी सून, और उसमें अब दोनों बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है या क्या फाइनेंशियल अफेयर्स हैं, उनके लिए वापस बार बार आना जाना, ये सब कोर्ट कचहरी में फंसना, क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि नेक्स्ट लेवल ऑफ बेनिफिशियरी कौन होता है। हम हमेशा प्लान बी भी सोचते हैं। अगर जैसे हस्बैंड ने कहा कि मैं वाइफ को सारी एसेट्स देना चाहूंगा, लेकिन उसके बाद किया, वो लिखना चाहिए था उनको कि अगर वाइफ नहीं रही तो मेरे बच्चों को जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये सोचा नहीं क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है विल के, और उन्होंने ऐसे ही बना दी। तो अच्छी विल बनाना बहुत जरूरी है। तो क्विकली, 18 इयर्स ऑफ एज, आपको पता है, साउंड माइंड मतलब आप केपेबल हो अपने एक्शंस को समझने के लिए। अच्छे से लिखिए एसेट्स कौन से हैं, बिकॉज फैमिलीज को ये पता करना एसेट्स क्या है बहुत कठिन है। तो इनफ डिटेल्स डालिए कि एसेट्स आइडेंटिफाई हो सके। आपको खुद को विल को साइन करनी होती है, प्लस आपको 2 विटनेसेस चाहिए जो बेसिकली विल को विटनेस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जीक्यूटर जरूर अपॉइंट कीजिए। अब लॉ ये बोलता है कि एग्जीक्यूटर मैंडेटरी नहीं है। एग्जीक्यूटर वो शख्स है जो एसेंशियली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो आपने विल में लिखा है वो कौन ये सब जिम्मेदारी लेगा कि वो सब पूरी हो गई है, आपकी इच्छाएं। ऑल्सो जो इंसान नहीं रहा उससे कुछ इनकम टैक्स फाइलिंग्स हो सकती है, क्लोजिंग ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें होती है जो एग्जीक्यूटर करता है। अब हमने काफी किस्से देखे हैं जहाँ एग्जीक्यूटर विल में अपॉइंट नहीं है, और जब फैमिली मेंबर्स आपस में ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब दोबारा कोर्ट में जाना पड़ता है ये सब करने के लिए। तो देखिए, हमारी येलो में हमारा ये मकसद है आपको बताने के लिए कि आप ये चीज करिए, ताकि वो जो हमारे दूसरे क्लाइंट्स जिन्होंने सफर किया है वो सेम दुविधा में आप नहीं पड़े, और आपके लिए ये पूरा प्रोसेस काफी आसान हो जाए। अब ये तो है मस्ट हैव्स। अब 2-3 और टिप्स है जहां हम शेयर करना चाहेंगे। वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। अगर आपकी फैमिली अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और आप अपने बच्चों को बताना चाह रहे हैं, तो आप विल को पढ़ भी सकते हैं, और यदि आपको लगता है नहीं मुझे नहीं बताना है, तो एटलीस्ट साइनिंग का पार्ट और जो विटनेसेस साइन करेंगे एटलीस्ट वो पार्ट आप रिकॉर्ड कीजिए। आप एक डॉक्टर्स या मेडिकल सर्टिफिकेट ला सकते हैं जहां डॉक्टर सर्टिफाई करता है कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से आप फिट हैं और आप अपनी पूरी अवेयरनेस और होशो हवास में विल बना रहे हैं। एंड लास्टली,
जहाँ लैंड या फ्लैट्स या इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो, हम रेकमेंड करते हैं कि आप विल रजिस्टर करें। और जैसे हमने कहा मैंडेटरी नहीं है एज पर लॉ, बट क्या है ना कि जब वो नेम ट्रांसफर होते हैं, खाता ट्रांसफर या पट्टा ट्रांसफर जो भी आप कह सके, उसमें जो म्यूनिसिपल बॉडीज हैं वो रजिस्टर्ड विल पे ज्यादा भरोसा करती है। तो इट्स गुड टू गेट इट रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन इतना कॉस्टली भी नहीं है। जैसे बॉम्बे में एनीथिंग बिटवीन 5-7,000 रजिस्ट्रेशन हो जाता है, सिमिलर इन मोस्ट सिटीज, बट हाँ एरिया वाइज कॉस्ट में डिपेंड। ओके, हम एक केस स्टडी शेयर करना चाहेंगे एक्चुअली। सो इंडिया में एक लॉ है, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। अब एसेंशियली मुद्दा ये है कि यदि आप कोई अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को गिफ्ट कर रहे हो, आपने गिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझा पहले कि आप जैसे गिफ्ट डीड बनाते हैं आपका कंट्रोल चले जाता है। तो यदि आप अपने बच्चों को गिफ्ट दे रहे हो और आपके बच्चों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो बच्चे आपका ध्यान रखेंगे, तो वो कंडीशन जरूर गिफ्ट डीड में लिखिए। क्योंकि कोर्ट्स इंडिया में ये रूल किया है और लॉ ये बोलता है कि यदि पेरेंट्स ने, सीनियर जो सिटीजन्स हैं, उन्होंने यदि अपने बच्चों को प्रॉपर्टी गिफ्ट की है और उन्होंने रिटन कंडीशन उसमें डाली है, तो यदि बच्चे आपका ध्यान ना रखे तो आप वो गिफ्ट वापस ले सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि वो रिटन कंडीशन होनी चाहिए। मैं एक केस शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। रेमंड्स का नाम तो हर किसी ने सुना है, घर घर में नाम है रेमंड्स का। तो रेमंड फैमिली में जो सिंघानिया परिवार है, उसमें जो सीनियर सिंघानिया है विजयपत सिंघानिया, उन्होंने अपने बेटे गौतम सिंघानिया को काफी सारी उनकी संपत्ति गिफ्ट कर दी, लेकिन उन्होंने ये कंडीशन नहीं लिखी थी। उस वजह से कोर्ट ने बोला कि अब वो ये गिफ्ट वापस नहीं ले सकते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली उन दोनों के बीच रिश्ता इतना अच्छा नहीं रहा, तो ये सारे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैं एक और कॉन्सेप्ट पे टच करना चाहूंगी। लिविंग विल आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली काफी न्यूज में है। अब लिविंग विल एसेंशियली ये होता है कि जब आप बहुत बीमार होते हो, टर्मिनली इल होते हो, और आप चाहते हो कि आपके परिवार को ये पता चले कि आपकी इच्छा नहीं है ऐसे ट्रीटमेंट लेने की क्योंकि आपके पास कोई टर्मिनली इल डिजीज है, तो आप अपनी विशेस एक लिविंग विल में लिख सकते हैं। बट ये समझना जरूरी है कि लिविंग विल या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स अपने नॉर्मल विल से अलग होती है। उसका प्रोसेस भी अलग होता है, उसकी जो लिखने का तरीका अलग होता है, लेकिन ये काफी फायदेमंद है अगर आप अपने परिवार को ये बताना चाहते हैं कि मुझे अननेसेसरी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए जहाँ पे मुझे फायदा नहीं हो रहा हो। तो इसमें बेसिकली एक गार्डियन अपॉइंट होता है जो फैमिली मेंबर होता है, 2 विटनेसेस लगते हैं, यहाँ पे नोटरी का भी विटनेस होते हैं, नोटरी। और एसेंशियली हमें कॉपी जो होती है वो म्यूनिसिपल में कस्टोडियन होता है, उन्हें देनी पड़ती है। पहले प्रोसेसेस काफी टफ थे। ये इनफैक्ट चॉइस जनवरी 2023 में ही प्रोसेसेस काफी सिंपल हुए हैं। तो यदि आपको लिविंग विल के विषय में और जानना हो तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें। सो वील स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, पर उससे पहले मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगी एंड देन वील टेक ऑल योर क्वेश्चंस। एसेंशियली सीनियर सिटीजन स्पेशली के लिए हमने कुछ टिप्स रियलाइज किए हमारे करियर में कि क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आईडी प्रूफ्स अपडेटेड रखिए। ये बहुत ही सिंपल टिप आपको लग रही है, लेकिन हमारे काफी क्लाइंट्स हैं जिसमें नाम में बहुत मैनेज्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपना सिर्फ फर्स्ट नेम यूज करता है, आधार में लास्ट नेम नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नेम है। जैसे हमारे क्लाइंट था, उसके 7 डिफरेंट वेरिएशन थे स्पेलिंग के, तो हमने बोला कि
आपके परिवार को बहुत ज्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। प्लीज लेट्स कंसोलिडेट और सब कुछ अच्छे से ऑर्डर में रखते हैं। तो अपने आईडी प्रूफ्स अपडेटेड रखिए। हर एक एसेट में जहाँ भी पॉसिबल हो प्लीज नॉमिनीज डालिए। मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी कि जैसे जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, लोगों को ये पता नहीं होता, लेकिन जब वो नौकरी शुरू करते हैं, वापस 23-24 साल के होते हैं, उन्होंने नॉमिनी डाल दिया, लेकिन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जब वही इंसान की शादी हो जाती है तो वो नॉमिनी इनवैलिड हो जाता है। इसीलिए बहुत समय ऐसा होता है कि हम नॉमिनी डाल देते हैं और हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं, हम कभी उसे रीविजिट नहीं करते हैं या नॉमिनी अपडेट नहीं करते हैं। तो प्लीज इसका ध्यान रखिए। कंप्लीट डिटेल्स डालिए एसेट के। जैसे मैंने कहा कि प्लीज ये मत लिखिए कि मेरे सारे एसेट्स इसको चले गए। आपके फैमिली को पता होना चाहिए कौन से एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूटर जरूर अपॉइंट कीजिए। और जैसे येलो एक सर्विस प्रोवाइड करता है, येलो स्मार्ट सर्विसेज, एसेंशियली एग्जीक्यूटर सपोर्ट सर्विसेज है। इसमें क्या होता है, देखिए जब कोई विल बनाता है तो उसके जो बाद वाला प्रोसेस है कि जो पूरा एसेट ट्रांसफर जैसे होता है, बैंक में जाके फॉर्म्स भरने होते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस जैसे फॉर्म भरने हैं, खाता ट्रांसफर्स एक्सेट्रा, उसमें थोड़ी भाग दौड़ तो होती है, आपको ही पता है। इतने सरल तरीके से तो काम नहीं होते। लेकिन येलो, क्योंकि ये हमारा रोजी रोटी जैसे काम है, हमें एग्जैक्टली पता है कौन क्या मांगेगा और कैसे इस चीज को सुलझाव करना है। तो आप एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सर्विसेज भी ले सकते हैं येलो से। मैं थोड़े समय में उसके बारे में और बताऊंगी। अपनी विल को अपडेट करते रहिए एटलीस्ट वंस अ ईयर। साल में एक बार अपनी विल को देखिए कि आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, उससे ये अलाइन है कि नहीं। और लास्टली अपने परिवार वालों को बताइए। मैं एक और टिप शेयर करना चाहूंगी। जनरली क्या होता है कि इंडिया में हम विल को बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट जैसे समझते हैं, तो हम उसे लेके बैंक लॉकर में रख देते हैं। अब लोगों को ये नहीं पता कि बैंक लॉकर को एक्सेस करने के लिए भी विल चाहिए। तो आप या तो अपने कबर्ड में रखिए या अपने घर के लॉकर में रख सकते हैं। बैंक लॉकर में प्लीज मत रखिए और फैमिली से इसके बारे में जरूर डिस्कशन कीजिए। So we'll pause here for questions. Yes, Aditi, we definitely can take the questions now. और हम सारे हमारे जो members हैं उनसे एक एक करके question लेके, but उसके पहले I would like to tell you that since this is a very important topic and there are many points of discussion, यहाँ पे बहुत सारे possibilities है और अलग अलग टाइप के laws है और conditions है। हम इस जो association को हमने किया है ख्याल कम्युनिटी और येलो के साथ, इसको जारी रखने वाले हैं और हम और एक सेशन 28 जून को भी करने वाले हैं। So if you are not able to get the answers to your questions or doubts today, we will definitely be having another session, and post this session we will also be going ahead and giving you a feedback form. तो उस feedback form में आप आज के सेशन के बारे में लिख सकते हैं, आपको क्या अच्छा लगा और आपको और ऐसे सेशंस अगर चाहिए और क्या क्या अलग अलग टाइप के आपके जो डाउट्स है आप वो भी हमें भेज के दे सकते हैं। So we will be going ahead and giving you that feedback form after the session. But right now we will go to our community members and take the question. So we take the next question from Neelam Randhawa ji. Neelam ji, good evening to you. Namaste. Namaste, good evening. I hope you can hear me. Loud Yes. and clear, Neelam ji. Okay. मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरे हस्बैंड कोविड के कारण चले गए थे, तो HDFC बैंक में उन्होंने एक अकाउंट उनका है, उसमें थोड़ा मनी है। उसमें बिल में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, कोई नॉमिनी नहीं लिखा। मैं बैंक गई, मुझे जब पता लगा कि इसमें है अकाउंट में पैसा, तो वो कहते नहीं, माय डॉटर शी इज हियर इन चंडीगढ़, माय सन इज इन कनाडा। तो मुझे ये बताइए, वो कहते नहीं हम कुछ नहीं दे सकते क्योंकि इसमें नॉमिनी नहीं है। तो मैं क्या करूं, क्योंकि वो कहता जब बेटा आएगा, तो मैंने कहा बेटा तो जब आएगा आएगा मतलब इंडिया में, तो वो वहां पे अपना सेटल है, तो बच्चे मुश्किल हो जाता है आना भी, उसकी फैमिली है। तो बेटी इधर है और मैं भी इधर हूँ, लीगल हायर हम मैं ही हूँ, आई एम द ओनली चाइल्ड
और बच्चे हैं, मेरी बेटी और बेटा, तो बताइए मैं क्या करूं, मतलब वो नहीं दे रहे बैंक वाले ने। तो मैं एक जनरल एडवाइस दूंगी और फिर आपके जो स्पेसिफिक्स हैं आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम आपसे हेल्प करेंगे। एसेंशियली हाँ जी। इसमें आपको बैंक में ये पूछना है कि क्या आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। जैसे जनरली लीगल एड सर्टिफिकेट मांगते हैं वो, जहाँ हाँ पे जी। आपको और आपकी बेटी को और सन वहां से भी साइन करके भेज सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आप सबमिट करेंगे तो बैंक को आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। सिर्फ ये उनको पुश करना है कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुझे बताइए। और बेटी भी साथ में वो चली गई थी, और बेटा कहता मैं लॉयर से वहां से भेज देता हूँ सारा कुछ, पर उन्होंने स्टेट में मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम में कभी कभी ये होता था ना कि घर पे आके ही, बहुत देर का अकाउंट था, तो घर पे आके ही और नॉमिनी लिखते ही नहीं थे, ये उस वक्त का अकाउंट है, तो वो उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास एक वो वेपन भी था, उसके लिए उसने वहां से भेजा, तो मैंने कहा ये भी मंगवा लेती हूँ। वो तो कर दिया उन्होंने, वेपन का तो हो गया, देखो वो बल्कि इतना। सो मैम मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे मैंने कहा कि आप बैंक में जाके उनसे पूछिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें देना पड़ेगा। यही वो फिर नहीं देते तो आप हमें रीच आउट कीजिए, तो वील हेल्प यू कि हम बैंक से बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्नेह जी से लेंगे। नमस्ते स्नेह जी, गुड इवनिंग टू यू। Hello, good evening, Vikas, and good evening, Aditi. I just want to know one thing. So I have made a will. So can I direct के मेरी death के बाद मेरा बेटा ऐसा करे? Can I direct him? Suppose I have a flat, and my two children are the I want to divide it, and one daughter is not married. So can I tell him that he cannot sell the property till my daughter is alive? Just I want to know this. Yes, you can. Okay. लाइफ I can- इंटरेस्ट जैसे बोलते हैं, ये एक कंडीशन आप डाल सकते हैं, और हाँ। जैसे बिल में बहुत से कंडीशंस आप नहीं डाल सकते हैं, बट ये ऐसा कंडीशन आप डाल सकते हैं। Okay, thanks a lot. Thank you. Thank you. Next question we will take from Pradeep ji. Namaste Pradeep ji. Namaste. Yes, I want to know if I have a son and a daughter, and I don't want to give my property to any of them. Is there any specific reason to be mentioned in the will that why I am not giving to him, or just I can write that I am not giving all my property to son and not to my daughter, or to daughter or not to my son? सर बेटर है कि आप रीजन लिखें, क्योंकि कल अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब इट्स ऑलवेज प्रेफर्ड। ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं रीजन लिखेंगे तो वो विल इनवैलिड हो जाती है, ऐसा नहीं होता। बट लाइक आई सेड, इट्स प्रेफर्ड अगर आप रीजन लिखते हैं। जैसे Okay. सिंपल हो सकता है कि मेरे बच्चे सक्षम है और मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी इस चैरिटेबल संस्था को चली जाए, जस्ट एन एग्जांपल। Yeah, okay. Thank you Pradeep ji. Thank you. Okay, so in addition to this, जैसे हम आपसे questions ले रहे हैं, you have anything specific to be asked? अगर आपको और consultation चाहिए तो आप येलो को पहुंच सकते हैं इस नंबर पे। It is 8050073434. So I'll repeat that number for you, and we will also be putting it in the chat, and we will be sharing the number with you if you want it. But it is 8050073434. And the next question is from Poonam Shukla ji. We've already run beyond our regular time of 1 hour, but we will take the next two questions. And Aditi and Preet, if you're willing, we'll take the next couple of questions. Hello. Yes, Poonam ji. Yeah, we can take the questions, and because I'll just take probably 5 more minutes after these questions to talk a little bit about yellow. We have a special offer for Khyal community members, so I would request all of them to hang on till the end of the session. We'll also display the contact details and email as well. Yeah, as Aditi ma'am said कि जैसे विल हमने रजिस्टर करवा के रख ली है एक बारी, आपने बोला उसको अपडेट कराते रहना चाहिए, तो व्हाट डज इट मीन कि अपडेशन कैसे होता है विल का? हर साल आपने बोला अपडेट कराना चाहिए।
So updation, so when I say कि update your will from time to time, इसका ये मतलब होता है कि एटलीस्ट आप साल में एक बार अपनी विल को देखिए कि यही आपके विशेष है। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कोई जैसे अभी आप कहीं गए और आपको लगा कि अरे ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं 50,000 रुपये उनके नाम कर देती हूँ, तो आपको आपकी विल को चेंज करना पड़ेगा ताकि आपकी वो विश उसमें आ जाए। कभी कभी क्या होता है कि आपने जैसे कोई प्रॉपर्टी बेच ली या कुछ खरीद ली, तो वो भी विल में अपडेट करना है। तो अगर सिचुएशन चेंज हुई हो तो आपको विल अपडेट करना जरूरी है, नहीं तो नहीं। हाँ ठीक, ओके, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। So we'll take the next question from Bindu ji. Namaste Yes. Bindu ji. नमस्ते जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैंने अपने फादर से विल लिखवाई थी उनकी डेथ से 10 दिन पहले, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं करवा पाई अपने 4 ब्रदर्स के लिए, जिसमें हम लोग दावेदार नहीं हैं, 2 सिस्टर्स और 4 ब्रदर हैं। तो अब क्या पोजीशन है, उनकी डेथ को 1 साल होने जा रहा है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो विल इनवैलिड नहीं होती अगर रजिस्टर नहीं है तो। वो विल वैलिड होगी यदि उन्होंने साइन किया हो और 2 विटनेसेस ने साइन किया हो, तो वो वैलिड विल है, वो वैलिड। All right, thank you Bindu ji, and we'll take the last question from Neelam Arora ji. Namaste Neelam ji. यस, ये एक क्वेश्चन था मेरा कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो 15 डेज में बैंक्स को इन्फॉर्म करना होता है जहाँ जहाँ उसके अकाउंट्स होते हैं। नहीं मैम, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये हमारे बिल्कुल बगल में ही पहले उसके लड़की है उनकी एक ही, पहले फादर की डेथ हो गई तो अब मदर की डेथ हो गई, तो मतलब ऐसा उन्होंने कहा कि 15 डेज में इन्फॉर्म करना होता है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट जो टाइम पीरियड ये है, क्या होता है कि बहुत समय तक वो इन्फॉर्म ना करे तो वो जैसे एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में चले जाता है, तो बैंक्स के लिए तो ऑलमोस्ट 10 साल का पीरियड है। तो ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है कि आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। ऑफ कोर्स जैसे पॉसिबल हो वो इन्फॉर्म करनी अच्छी बात है, बट ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि 15 दिन में ही आपको इन्फॉर्म करना होता है। So thank you, Aditi, for all those questions, and thank you, Preet, for going ahead and explaining the finer points of making the will. And I think we have a few more minutes and a few more important points to be explained to you, and also the special offer which Yellow is extending to all the Khayal community members. So Aditi, I think we will take a couple of more minutes because this has been a very interesting session. इसमें हमको बहुत सारी अलग अलग चीजें सीखने को मिली है, और I really like the way Preet and you Aditi have gone ahead and taken the time to simplify this complicated topic of will creation and execution for all the Khayal community members. Thank you so much. Thank you, Vikas. I'll just take a few minutes more to talk about Yellow. Essentially, देखिए येलो का जो बर्थ है वो कैसे हुआ, जो हमारे फाउंडर्स हैं, जो हमारे एस्टेट प्लानिंग एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये इशू या ये गैप आइडेंटिफाई किया कि बहुत जो देखिए जो अति संपन्न लोग हैं वो तो क्या है, कितने भी पैसे खर्च के वो विल बनवाते हैं लॉयर से वगैरह, लेकिन उसके बाद का जो है, जो हम आम आदमी हैं, हमें बहुत झिझक है कि हम ये विल कैसे बनाए, वकील के पास कैसे जाएं। तो येलो में हमने ये तरीके को बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। हमने एक ऐप बनाया है और हमने एक वेबसाइट बनाई है जहाँ पे सिंपली आपको अपने बेसिक डिटेल्स डालने होते हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके फैमिली मेंबर्स, एसेट की डिटेल्स, आप किसको क्या देना चाह रहे हैं, और जब आप जेनरेट विल पे प्रेस करते हैं तो सारे जो लीगल लैंग्वेज होती है वो हम उसमें अच्छे से डाल देते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे एग्जीक्यूटर का मैंने बताया, आपको एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना जरूरी है। अब आम आदमी ये नहीं सोचेगा कि
एग्जीक्यूटर के बाद मुझे बैकअप एग्जीक्यूटर के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि व्हाट इफ आपका एग्जीक्यूटर अब्रॉड शिफ्ट हो गया सपोज, बिकॉज यहाँ रहना जरूरी है ये सब ऑपरेशनल काम करने के लिए, या लेट्स से आपके एग्जीक्यूटर ने मना कर दिया नहीं मैं तो ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता, या एग्जीक्यूटर के पास टाइम नहीं है, तो येलो ऐप में हमने ये सब चीजें सोची है आपके बिहाफ पे। तो हमने ये प्रॉम्प्टर्स डाले कि ये एग्जीक्यूटर है, ठीक है, बैकअप एग्जीक्यूटर कौन होगा, ये बेनिफिशियरी आपका, ठीक है, यदि ये नहीं रहे तो बैकअप बेनिफिशियरी कौन है, तो ये सब हमने सोचा है। तो येलो लीगली 100% लीगली वैलिड विल जनरेट करता है। आप उसमें प्रिंट आउट लीजिए, आप साइन कीजिए, 2 विटनेसेस को साइन करवाइए और ये प्रॉपर वैलिड विल हो जाती है। तो हमने ये भी समझा है कि ये टॉपिक ऐसा है कि आपको कभी कभी लॉयर्स की जरूरत पड़ती है गाइडेंस के लिए, तो हमारे पास इन हाउस टीम है, प्रीत में और अदर लॉयर्स भी हैं हमारे पास जो ये सब चीजों में एक्सपर्ट्स है और आपकी मदद कर सकते हैं। एक और मैं इम्पोर्टेंट फीचर बताना चाहूंगी कि येलो में हमने ये भी समझा है कि खाली वसीयत लिखना इम्पोर्टेंट सोल्यूशन एंड नहीं करता, बेसिकली जो एसेट ट्रांसफर होता है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। तो आप अपनी विल कैसे बना सकते हैं ताकि वो जो पूरा प्रोसेस है कि आपके जो परिवार वाले हैं उनको वो संपत्ति मिल जाए। तो ये जो है पहले का पार्ट विच इज ड्यूरिंग लाइफ टाइम, आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं, ये काफी सिक्योर है, वन ऑफ द करंट जो लेटेस्ट अवेलेबल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है, ये सब यूज की गई है इसमें बनाने के लिए। और ये जो पोस्ट लाइफ टाइम है एसेट ट्रांसफर येलो स्मार्ट, जो सारे हमारे पूरे इंडिया में 500 एजेंट्स हैं जो एसेट ट्रांसफर में मदद करते हैं। तो आपके कोई भी एसेट्स हो इंडिया में, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, फाइनेंशियल एसेट्स, रिटायरमेंट फंड्स, हम सब चीज में मदद करते हैं। ये हमारे प्लान्स हैं। आप विल आज 899 रुपीज में बना सकते हैं। ख्याल मेंबर्स के लिए 30% ऑफ है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ख्याल का कोड भी डिस्प्ले करूंगी। सो ये जो स्टार्टअप पैक है हमारा, उसमें 899 में आप विल बना सकते हैं और आप फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर आप अनलिमिटेड टाइम के लिए अपडेट कर सकते हैं। फिर कभी कभी हमें ये भी लगता है कि कुछ क्लाइंट्स को कुछ लीगल क्वेरीज होती है, तो ये जो नेक्स्ट प्लान है हमारा सिलेक्ट, उसमें आप विल बना सकते हैं, प्लस आपको 2 लॉयर के कॉल्स होते हैं फ्री। तो उसमें आप 1999 में 2 जो 30 मिनट्स के कॉल्स है आप वो उपलब्ध कर सकते हैं। इसमें हम ही प्रिंट आउट निकाल के आपको कुरियर करते हैं, ये भी ऑप्शन आप अवेलेबल है। और जो थर्ड ऑप्शन है एली, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्ट और स्टार्टर बेसिकली। इन एडिशन टू दैट आप ये येलो स्मार्ट भी ले सकते हैं। येलो स्मार्ट इंश्योरेंस की तरह ईयर ऑन ईयर कवरेज है, तो यदि उस साल में उस इंसान को कुछ हो गया तो येलो पूरा कॉस्ट कवर करके आपको हेल्प करता है एसेट ट्रांसफर में। सो आपको और डिटेल में जानना हो, ये सब हमारे वेबसाइट और ऐप पे है, तो आप प्लीज जाके चेकआउट करिए। हर स्लाइड पे QR कोड भी है, आप अपना कैमरा ओपन करके इसकी तरफ शो करेंगे तो यू कैन डाउनलोड द ऐप। ये काफी सारी कंपनीज है जिसके साथ हमने काम किया है, L&T, आदित्य बिरला, टाटा, फिडेलिटी, ये हम इनके साथ और इनके एम्प्लॉयज के साथ काम करते हैं। एंड लास्टली फॉर ख्याल मेंबर्स 30% ऑफ है, तो आप ये कोड ख्याल 30 यूज करके कोई भी आप सर्विसेज उपलब्ध करें येलो पे, आप ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अदिति एंड थैंक यू सो मच प्रीत। आज का जो सेशन था इट वाज डेफिनेटली एनलाइटनिंग एंड वी गॉट टू लर्न अ लॉट मोर अबाउट विल। बहुत बार ऐसे होता है कि वी जस्ट हैव प्री कंसीव्ड नोशंस एंड देयर इज वी बिलीव इन hearsay of what we have been hearing about our relatives or friends that have been telling us about. But when you actually go ahead and look at this from an expert's point of view, where you have come in and gone ahead and explained the finer points,
I think it is not that complicated if you plan well, if you go ahead and have this executed, and you will also get, the most important thing would be peace of mind that all your assets will be given to the people that you would wish to, and your family will not have trouble getting those assets, and there will also not be, some family drama. And, just brings back to those old Hindi movies that we used to see where, the brothers would fight and suddenly there would be a wall running right through the house. And it was very comical to look at it, back then, but it can be very tragic if it happens to you. And that is something that we are trying to avoid here. And thank you so much for spending the time with our Khayal community members. And हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिताते हो. You also आपने हमें इतनी सारी information और important points दी है. And also for the Khayal community members, you have given a special discount of 30% by using the code KHYAAL30. So thank you so much for that, Aditi and Preeti. And we will be seeing you again. हम आप लोगों को फिर से मिलेंगे. We will go ahead and discuss a little bit more about will creation, robust will creation, and how to get it executed. And also we will be taking in questions from all our Khayal community members. So thank you so much once again. And when we like this session, we normally have this tradition at Khayal that we give a very big double thumbs up. So a big double thumbs up to both of you. Thank you so much once again, and also a very big thank you to Raisa ji for coordinating this entire session for us, and also moderating it with the team. Thank you very much. Have a great evening. I would just like to go ahead and quickly share my screen if I can, and I would like to let you know about the upcoming tours that Khayal would like to have. And Aditi and Preet, if you have any thing to say before you go, this is your chance. No, we just want to thank you for giving us this opportunity. And like I said, मुझे पता है चैट बॉक्स में भी काफी सारे और सवाल थे. प्रीत ने काफी कुछ आंसर कर लिया है, लेकिन आपके मन में और सवाल हो, we'll see you very soon. We are going to have another session. तो आपके बाकी भी जो पेंडिंग क्वेरीज हो, या इस दौरान पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर ऐप को एक्सप्लोर कीजिए. आप एक्सप्लोर करेंगे, आपके मन में और सवाल आएंगे कि मैं इसे कैसे क्या करूं. तो आप नेक्स्ट सेशन में जरूर आइए, और जो भी क्वेरीज हो, we are more than happy to help. Thank you so much. Please feel free to come and visit the Khayal community anytime. We're like one big family, pan India. We have our members. They live in all different cities. हम अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग towns में रहते हैं, but we still connect so often, more often sometimes than family. So please, you're welcome to come here anytime and just meet us, be a part of our sessions, and talk to anyone you would like to. इसके पहले जाने के पहले I would just like to let you know about our upcoming tour, that is Thailand, and we'll be visiting the cities of Pattaya, Koh Lan and Bangkok. और ये 5 रात और 6 दिन का टूर है, which is happening from the 4th of October to the 9th of October. You can go ahead and fill the form which is available in the app. आप app में इसके बारे में जाके अपना नाम डाल सकते हो, and we will call you and tell you the details on the call. What's included in this package is your complete hotel stay, your breakfast, lunch, dinner, sightseeing, and your AC coach, bus, and transfers. We're expecting all our members to come on the first day, that is the 4th of October, to Bangkok. We will give you a predetermined time and a spot to meet, and we will be also ending the tour in Bangkok. Since you're coming from different cities, you'll have to book your own tickets. That we will go ahead and assist you with that. And I'll just go ahead and share the itinerary, which is a jam-packed itinerary. बहुत सारे जगह पे हम जाने वाले हैं, बहुत सारे attractions देखने वाले हैं, and we are going to be busy, but also going to be relaxing and doing a lot of shopping, which is the best part about Bangkok. You can go ahead and ask for this itinerary, and we will send it to you on the groups and give you further details about the next steps to be taken. So thank you so much, everyone. I hope you have a wonderful evening, and we'll see you all tomorrow morning at 8 o'clock
for the session of light exercise and yoga with the Khayal community. Goodbye and thank you. Please like, subscribe and press the bell icon to get notified for new videos.